रहता था जो बहुत मेहनती किसान था। उसका 2 बेटा था। बड़े बेटे का नाम श्यामलाल था और छोटे बेटे का नाम रोहित। श्यामलाल की शादी हो चुकी थी, जो हमेशा घर में बैठे ही रहता था। अपने पिताजी के काम में कोई मदद नहीं करता था। लेकिन रोहित अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा अपने पिता के साथ खेत में काम किया करता था। चलिए बाबा, दोपहर हो गई है, खाना खाकर आते हैं। वैसे भी आज बहुत तेज धूप निकल गई है। तुम चलो बेटा, मैं आता हूँ। नहीं बाबा, मुझे पता है आप मुझे घर भेज देंगे और खुद नहीं आएंगे। अरे नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। नहीं बाबा, आप रोज यही बोलकर मुझे घर भेज देते हैं और दिन भर भूखे पेट काम करते हैं। ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे बाबा। ठीक है, तुम चलो बेटा, मैं आ रहा हूँ। नहीं बाबा, जब तक आप नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊंगा। आप अगर दिन भर यहाँ काम करेंगे तो मैं भी करूंगा। तुम मानोगे नहीं ना? ठीक है, चलो। फिर वो दोनों घर आ जाता है और वो किसान अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाता है। सुन बेटा श्याम, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तो आज तुम अपने छोटे भाई के साथ खेत चला जाना। थोड़ा काम बचा हुआ है, शाम तक करके आ जाना दोनों भाई, ठीक है? मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है जो मैं आपका ये काम करूं। मैं आज अपने ससुराल जा रहा हूं, तो अपना काम आप खुद कर लीजिएगा। श्यामलाल की ऐसी बात सुनकर उनको मन ही मन बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। तभी श्यामलाल अपनी पत्नी रेनू को लेकर अपने ससुराल चला गया। आप भैया की बात पर बुरा मत मानिए बाबा। आप आराम कीजिए, मैं खेत में काम करने चला जाऊंगा। आप अब से खेत की काम का चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगा अकेले। लेकिन वो अपने छोटे बेटे की बात को नहीं सुनता और दिन रात खेत में काम करने लगा। ना ही दिन देखता और ना ही रात। वो सुबह के 4 बजे ही अपना खेत चला जाता और दिन भर काम करता है। इतना काम करने की वजह से उनकी तबीयत एक दिन बहुत खराब हो गई। सुनो बेटा, मुझे नहीं लगता है कि मैं और ज्यादा समय तक जिंदा रह पाऊंगा। सुनो बेटा श्याम, मैं तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा। तुम मुझसे आज वादा करो कि तुम मेरे आखिरी इच्छा को पूरा करोगे। मैं आपसे वादा करता हूं बाबा, मैं आपकी आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। मेरी जितनी भी संपत्ति है तुम दोनों भाई बराबर हिस्से में बांट लेना। अपने छोटे भाई के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी मत करना, ठीक है बेटा? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपका ये इच्छा जरूर पूरा करूंगा। और बेटा तुम रोहित, अपने बड़े भाई का कहना हमेशा मानना। बिल्कुल भी अपने भाई के साथ झगड़ा मत करना। एक साथ मिलजुल कर रहना। आप ये सब क्या कह रहे हैं बाबा? आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आप बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, तुम इतना रो मत। कोई इस दुनिया में रहने को नहीं आया है बेटा। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। इतना कहकर उनकी सांस धीरे धीरे रुक गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब रोहित और श्यामलाल दोनों भाई अपने खेत में काम किया करता था, मिलजुल कर रहा करता था। फिर एक दिन श्यामलाल की पत्नी रेनू कहती है, अजी सुनते हो, और कब तक हम ऐसे जिंदगी गुजारेंगे इस झोपड़ी में? तो हम क्या करें रेनू, तुम ही बताओ। बाबा को गुजरे 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपने जमीन का बंटवारा नहीं किया है। जल्दी से जमीन का बंटवारा कीजिए और एक नया घर बनाइए। अब मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या हमारा बच्चा ऐसे घर में जन्म लेगा? आप ही बताइए। तो हम बंटवारा किस हिसाब से करें, तुम ही बताओ रेनू। ये घर आप अपने छोटे भाई को दे दीजिए और जितना खेत बचा आप ले लीजिए। ठीक है रेनू, मैं रोहित को बोल दे रहा हूँ। फिर श्यामलाल अपने भाई को बुला लेता है। सुनो भाई रोहित, अब हमें अपना जमीन हिस्सा कर लेना चाहिए। क्यों भैया, अभी इसकी क्या जरूरत है? अभी हम दोनों भाई साथ ही रहते हैं ना। नहीं रोहित, मैं पिताजी से वादा किया था कि मैं उनका पूरा संपत्ति को बराबर हिस्से में हम दोनों भाई बांट लूंगा। ठीक है भैया, पिताजी से मैंने वादा किया था कि हम दोनों हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, तो सुनो, ये जो घर है ना, ये पिताजी का आखिरी निशानी है, तो तुम इसे रख लो। क्योंकि तुम पिताजी से बहुत प्यार किया करता था, उनका हर बात मानता था, तो इसे तुम ही रख लो, ठीक है? ठीक है भैया, ये घर मैं ही रख लेता हूँ।
और जितना बचा हुआ खेत और थोड़ा सा गांव के बाहर जो जमीन है ना, उसे मैं ले लेता हूँ। पूरा खेत आप ही ले लीजिएगा भैया। आपको जो ये पूरा घर दे दिया, इसमें आप आराम से रह सकते हैं। अरे पगले, तू चिंता क्यों करता है? मैं तुझे अपने खेत में खेती करने दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया। रोहित को वो दोनों पति पत्नी आसानी से बेवकूफ बना देता है और उसका सारा जमीन हड़प लेता है और श्यामलाल गांव के बाहर एक बहुत बड़ा घर बना लेता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। जब श्यामलाल अपने खेत के पास खड़ा था, तब वहां उनका छोटा भाई आया। क्या हुआ रोहित, बोलो। भैया मुझे थोड़ा सा जमीन दे दीजिए, मुझे भी खेती करना है। मैं तुम्हें जमीन नहीं दे सकता हूँ खेती के लिए। अगर मैं तुमको खेतियों के लिए जमीन दे दूं तो मैं खेती कहाँ करूंगा? लेकिन भैया आपने तो कहा था ना कि आप मुझे जमीन देंगे खेती के लिए। मैं नहीं दे सकता हूँ तुम्हें जमीन। अगर आप मुझे जमीन नहीं दीजिएगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा भैया। रोहित अपने बड़े भाई के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उनको वो जमीन नहीं दिया। फिर वो उदास मन से घर की तरफ चला गया। फिर रोहित वहां से उदास मन से जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते वो जंगल के बहुत अंदर चला गया। फिर उसको वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दिया। उसके पास एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठर पड़ा था। क्या हुआ माँ जी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? मैं इसी जंगल में रहती हूँ बेटा। क्या तुम इस लकड़ी को मेरे घर ले जाने में मदद करोगे? क्यों नहीं माँ जी, आप चलिए, मैं ये लकड़ी लेके जाता हूँ। फिर रोहित उस लकड़ी के गट्ठर को लेके उस बुढ़िया के साथ जाने लगता है। तुम दिल के बहुत अच्छे हो बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं माँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपका छोटा सा मदद किया, इसके लिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। इसकी जरूरत मुझे और नहीं है। तुम ये जादुई घड़ा ले जाओ, इससे तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। क्या सच में? मैं इससे जो मांगूंगा वो मिलेगा? हाँ बेटा, विश्वास नहीं हो रहा तो कुछ मांग के देख लो। ठीक है, तब मैं अभी इससे कुछ मांग के देखता हूँ। हे जादुई घड़ा, मुझे बहुत सारा सोने का सिक्का दो। रोहित के ऐसा बोलते ही जादुई घड़ा में बहुत सारा सोने का सिक्का आ गया। ये तो सच में काम करता है माँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। हाँ बेटा, अब तुम जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम इससे गरीबों की मदद भी किया करना। फिर रोहित वहां से घर वापस आ गया और कुछ ही महीने में वो जादुई घड़ा की मदद से बहुत अमीर बन गया। एक बहुत बड़ा घर बना लिया। अब पूरे गांव में उसी की चर्चा होने लगी थी। अजी, आपके भाई को कोई खजाना मिल गया है क्या? देख रही हूँ बहुत तरक्की कर रहा है। हमने तो उससे सब कुछ ले लिया था। पता नहीं लेनू, लगता है उसी के पास जाके पूछना पड़ेगा। फिर श्यामलाल अपने छोटे भाई रोहित के घर पहुंच गया। भैया आप मेरे घर आए? बैठिए ना भैया। ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या पूछने आए हैं भैया? तुमको कोई खजाना मिल गया है क्या? अचानक इतना अमीर कैसे बन गया तू? फिर रोहित अपने भाई को सारा बात बता दिया। रोहित बहुत भोला था। वो अपने परिवार को ही सब कुछ मानता था। उसे लगता था कि उसका सब कुछ उसका परिवार ही है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके भाई के मन में क्या चल रहा है। अगर मुझे ये घड़ा मिल जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। मुझे इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं रोहित, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर श्यामलाल वहां से अपना घर वापस चला गया। क्या हुआ जी, कुछ बताया उसने? उसके पास एक जादुई घड़ा है रेनू, उसने खुद मुझे बताया। ये आप क्या कह रहे हो जी? क्या हो अगर हमें वो जादुई घड़ा मिल जाए? लेकिन कैसे रेनू? रात को आप चुपके से उसके घर से वो घड़ा चुरा लीजिए। वैसे भी आप तो आज उसके घर गए थे ना, आपको तो पता ही होगा कि वो घड़ा कहाँ रखा है। ये तुम ठीक कह रही हो नेनू। मैं आज ही रात को उसका घर जाऊंगा और जादुई घड़ा चुरा के ले आऊंगा।
फिर रात होते ही श्यामलाल चुपके से रोहित के घर के अंदर चला गया। आप इतना रात को क्या कर रहे हो भैया? कहीं आप ये जादुई घड़ा को चुराने तो नहीं आ गए? नहीं नहीं रोहित, मैं तो इसको ऐसे ही देखने आ गया हूँ। मुझे आप पागल समझ रहे हो क्या? रुकिए, मैं आपको अभी पुलिस के हवाले कर देता हूँ। नहीं नहीं रोहित, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे जेल मत भेजो। मेरा एक छोटा बच्चा है, वो अनाथ हो जाएगा। मुझे माफ कर दो रोहित, अपने बड़े भाई के साथ ऐसा मत करो। ठीक है, इस बार माफ कर रहा हूँ। अगली बार मेरे घर के आसपास मत दिख जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर श्यामलाल को रोहित इस बार छोड़ दिया और वो अपना आगे की जिंदगी ऐसो आराम से गुजारने लगा। अब वो गरीबों का मसीहा बन चुका था। उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था।